and welcome to Supergrad Skype. I am Pankaj Ajite, and today we are going to continue our discussion of current affairs question for Z 2025. Already we have taken three sessions wherein we have discussed questions from November, October, September, and July. Or now we are going to take questions from the remaining months. So this is the series wherein we are discussing questions from current affairs. Time to come, we are going to take discussion for the month of December as well. So once the month is over, we are going to discuss the complete month. Now, so we start with the very first question. A simple first question says, BNS came into effect on which of the following date? BNS, पहले तो what BNS means? BNS का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता. And भारतीय न्याय संहिता is recently replaced Indian Penal Code. किस दिन रिप्लेस किया गया, किस दिन इफेक्ट में आया? द डे इज 1 जुलाई 2024. और इसका पहला केस जो था दैट वाज रजिस्टर्ड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश में, एक बाइक चोरी जो बाइक जो है थीफ के लिए, बेसिकली थेफ्ट के लिए इसको रजिस्टर किया गया था. तो इट इज भारतीय न्याय संहिता came into effect on 1st of July 2024. This first thing we need to remember. फर्स्ट केस रजिस्टर्ड फ्रॉम एमपी मध्य प्रदेश, मोटरसाइकिल थेफ्ट का केस रजिस्टर किया गया था. ये भी ध्यान रखना है कि बीएनएस रिप्लेस्ड इंडियन पिनल कोड, आई हैव टोल्ड यू, बट अदर आल्सो इट इज देयर. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेसिंग सीआरपीसी एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेसिंग इंडियन एविडेंस एक्ट. ये तीनों हमें यहाँ पर ध्यान रखना है ना. तो कुछ भी पूछे, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ पहला केस रजिस्टर किया गया, किसे रिप्लेस किया गया, दिस थिंग शुड बी क्लियर टू अस. Next question says, who among the following has become the new president of Iran recently? Iran is in news. Israel conflict के कारण पर. अब क्या हुआ था, इन मंथ ऑफ मे इब्राहिम रईसी वाज द प्रेसिडेंट और एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, दुर्घटना होती है और उसमें इनकी मृत्यु होती है ना. तो उस क्रैश में ये मारे गए थे इन मंथ ऑफ मे 2024. इनके मारे जाने के बाद में जो ये मॉकबिर है, मोहम्मद मॉकबिर बिकेम द इंटरिम प्रेसिडेंट, है ना. ये इंटरिम प्रेसिडेंट बने और वहां पर जब चुनाव हुए उसके बाद में तो मसूद पेरेशकियान जो है ना वो जाकर के प्रेसिडेंट बने. तो ही इज द न्यू प्रेसिडेंट. अगर नया प्रेसिडेंट पूछते हैं तो ये हमारा आंसर होगा. मसूद पेरेशकियान शुड बी आवर आंसर हियर, है ना. ये बनाए गए हमारे नए ईरान के नए प्रेसिडेंट. इसमें जो बचा हुआ नाम होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम इन ईरान हिस्ट्री. व्हाई? बिकॉज ही इज द करंट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान. ये ईरान के सुप्रीम लीडर कहलाते हैं. सुप्रीम लीडर की जो पोजीशन ईरान में होती है वह वहां के प्रेसिडेंट से भी बड़ी पोजीशन होती है. इनफैक्ट ये डिसाइड करते हैं कि हाउ मेनी या हु आर गोइंग टू फाइट फॉर द प्रेसिडेंट. ही इज देयर टू इलेक्ट प्रेसिडेंट, बेसिकली ऐसा माना जाए. और इनके द्वारा कई सारी बड़ी जो वहां पोजीशंस होती है वो इनके द्वारा अपॉइंट की जाती है. तो ही इज द सुप्रीम लीडर, ही इज द सेकंड सुप्रीम लीडर. इसके पहले ये बने हैं 1989 में. ही केम इन 1989. तब से लेकर अब तक ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान फॉर लास्ट दीज मेनी इयर्स. और इसके पहले 8 वर्षों तक ही वाज प्रेसिडेंट. तो 1981 से लेकर के अब तक ही इज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स. इनके पहले वहां पर जो पहले सुप्रीम लीडर थे वो थे अयातुल्लाह खुमैनी, अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी. ये है खमैनी, ध्यान रख लीजिए. एंड अभी के प्रेसिडेंट मसूद पेरेशकियान. मसूद पेरेशकियान जो है वहां ही इज अ सर्जन, बेसिकली इज अ डॉक्टर. तो सर्जन है, ये अपने आप में माने जाते हैं कि इज अ लिबरल प्रेसिडेंट. बट प्रॉब्लम इज ही इज अ लिबरल प्रेसिडेंट बट ही इज बिकम प्रेसिडेंट इन अ टाइम व्हिच इज नॉट दैट कंड्यूसिव फॉर हिम, बेसिकली. तो ही इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान. नाम ध्यान रख लीजिएगा. शॉर्ट हिस्ट्री व्यू सेकंड टेकन केयर ऑफ. विच स्टेट वेंट ऑन टू विन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड? तो महाराष्ट्र द्वारा बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड जो है वह जीता गया था. दिस अवार्ड स्टार्ट इन ईयर 2008. 2018 में अवार्ड स्टार्ट किए गए थे बाय एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, है ना. ये स्टार्ट किए गए इन ईयर 2008. दिस ईयर महाराष्ट्र वेंट ऑन टू विन दिस अवार्ड. महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड 2024 के लिए दिया गया. सिक्योर्ड द अवार्ड ड्यू टू इट्स इनोवेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल इनिशिएटिव्स जो वहां लिए जाते हैं उस ताल्लुक में इनको ये अवार्ड इस बार दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर? सबसे बड़ा सिविलियन ऑर्डर जो रशिया का होता है सेंट एंड्रयू द अपोस्टल ना. यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? सी शुड बी आवर आंसर. ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल. न्यूज में क्यों है? बिकॉज रिसेंटली दिस अवार्ड वाज गिवन टू पीएम मोदी. पीएम मोदी रशिया के विजिट पर गए थे, वहां पर उनको अवार्ड दिया गया था फॉर हिज एक्सेप्शनल सर्विसेज इन प्रमोटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड फ्रेंडली रिलेशन विद रशिया एंड इंडिया, है ना.
और ये अवार्ड जो है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1698 में, फिर इसको री एस्टेब्लिश किया गया 1988 में। और ये जो अवार्ड है ये नॉर्मली गिवन टू प्रोमिनेंट फिगर्स इन द गवर्नमेंट, है ना। और हो सकता है मतलब वहाँ रशियन फिगर्स को दिया गया है, एनपीएम मोदी को इस बार रशियन फिगर्स को भी दिया जाता है, मतलब और बाहर से मतलब नॉन रशियंस को भी दिया जाता है, तो पीएम मोदी को दिया गया और इसके पहले दीज आर द जेंटलमैन जिनको अवार्ड दिया गया है इसके पहले। तो पीएम मोदी वेंट ऑन टू विन दिस अवार्ड रिसेंटली। कन्फर्म विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर शेवलर दे ला लीजन दे ऑनर किनको दिया गया, तो इट वाज गिवन टू दिस रोशनी नादार मल्होत्रा। रोशनी नादार मल्होत्रा इज डॉटर ऑफ शिव नादार, द फाउंडर ऑफ एचसीएल टेक्नोलॉजीज। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी की जो करंट चेयरपर्सन है, एचसीएल टेक की करंट चेयरपर्सन रोशनी नादार मल्होत्रा वाज गिवन दिस फ्रेंच ऑनर, उनको ये दिया गया। वहां के फ्रांस के जो एम्बेसडर है उनके द्वारा दिया गया था, है ना। एम्बेसडर ऑफ फ्रांस वेंट ऑन टू गिव दिस अवार्ड टू रोशनी नादार मल्होत्रा। ध्यान रखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी, फाउंडर ऑफ एचसीएल टेक्नोलॉजी है वो शिव नादार, ये नाम हमको ध्यान रखना है। शिव नादार द्वारा एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक फाउंड किया गया था, उनकी बिटिया है, उनको ये अवार्ड इस बार दिया गया। दिस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1802 बाय स्वयं नेपोलियन बोनापार्ट ने अवार्ड की स्थापना की थी, है ना। और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस जो होता है ही इज टर्म्ड एज ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, है ना, ये उनको कहा जाता है, राइट। चलिए, कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 12 जुलाई सेलिब्रेटेड एज मलाला डे, है ना, ऑन इन विच ईयर शी वाज गिवन द नोबेल प्राइज। तो पहले तो मलाला यूसुफजई नाम होता है, उनको 2014 में दिया गया था। शी इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। यंगेस्ट रेसिपिएंट एट द एज ऑफ 17, 17 साल की एज में इनको अवार्ड दिया गया था इन ईयर 2014 along with कैलाश सत्यार्थी जो भारत के हैं, है ना। इनके साथ में 2014 में इनको अवार्ड दिया गया था। 2012 में शी वॉज शॉट एट, 2012 में इनको गोली मारी गई थी। शी वेंट टू, जहाँ इंग्लैंड ले जाया गया, ब्रिटेन में रही, वहाँ रिकवर होती हैं इनके द्वारा। फिर इन्हीं मतलब क्यों गोली मारी गई थी, बिकॉज शी वॉज वेरी मच वोकल रिगार्डिंग द गर्ल्स एजुकेशन। तो वहाँ जो पाकिस्तान तालिबान है उनके लोगों द्वारा, उनके मिलिटेंट द्वारा इनको गोली मारी गई। फिर 2012 में जब गोली मारी गई तो इनको ले जाया गया था, वहां रिकवर किया इन्होंने यूके में, और बाद में 2014 में ही इनको अवार्ड दिया गया था। शी वेंट ऑन टू बिकम द यंगेस्ट रेसिपिएंट, एज आई टोल्ड यू, एट द एज ऑफ 17 ओनली, 17 साल की एज में यंगेस्ट एवर रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज। अब इनका जो जन्म दिवस होता है वह मलाला डे की तरह मनाया जाता है। 12 जुलाई जो होता है ना, 12th ऑफ जुलाई, वो मलाला डे की तरह दुनिया भर में मनाया जाता है। 12th ऑफ जुलाई मलाला डे। मलाला यूसुफजई, इनके द्वारा किताब लिखी गई आई एम मलाला, है ना। तो इनकी जीवनी जो है वो आई एम मलाला, है ना। एंड इनके ऊपर एक मूवी बनी है, गुल मकई इज द नेम ऑफ द मूवी, जो इनकी जीवन पर बनाई गई है। गुल मकई, एज फार आई रिमेंबर, इज द नेम ऑफ द मूवी ऑन ऑन हिज हर लाइफ बेसिकली, है ना। एनीवे, इमरजेंसी इंडिया लास्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेट्स आर वेरी क्लोज। एक तो जून 25 ध्यान रखना है हमें, है ना। इसको संविधान हत्या दिवस की तरह आजकल मनाया जाता है। तो जून 25 1975 से इमरजेंसी की शुरुआत हुई थी और मार्च 21 1977 तक चली थी। तो ए शुड बी आर करेक्ट आंसर। इमरजेंसी लास्टेड फ्रॉम जून 25 टू मार्च 21 1977 ना, 2 साल करीब करीब माने। जून 25 अब हमारे देश में संविधान हत्या दिवस की तरह मनाया जाता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, है ना, टू कमेमोरेट द सेक्रीफाइस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ दोस हु endured the 1975 इमरजेंसी, है ना। और ये आगे ये इस तरीके की घटना ना हो या आगे इसको रिपीट ना किया जाए इसलिए सॉरी, इसको मनाया जा रहा है ना, संविधान हत्या दिवस द्वारा। लास्टेड फ्रॉम जून 25 टू मार्च 21 1977, 75 से 77 तक ये इमरजेंसी हमारे देश में लगाई गई थी, है ना। काला अध्याय को हमारे संविधान, हमारे डेमोक्रेसी का कहा जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सीक्स टू फोकस अटेंशन ऑन द अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इश्यूज। व्हेन वाज इट एस्टेब्लिश्ड। तो पहले तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आता कब है, तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को, 11th ऑफ जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, है ना। क्यों मनाया जाता है कि 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी कितनी हुई थी, 5 बिलियन हो गई थी।
कितनी हुई थी दुनिया की आबादी? 5 बिलियन। तो ये 5 बिलियन डे होता है ना। तो ये जो 11 जुलाई 1987 को ये आबादी 5 बिलियन हुई, और एस्टेब्लिश कब किया गया? तो 89 में एस्टेब्लिश किया गया। ध्यान रखिए, हुई आबादी 5 बिलियन 1987 में, एस्टेब्लिश 89 में इसको किया गया था। और इसके बाद क्या हुआ था? 1999 में आबादी जो थी वो 6 बिलियन हो गई थी, है ना। देन 2011 में वो 7 बिलियन हुई थी, एंड 2022 में इट वाज 8 बिलियन। मतलब दुनिया की आबादी अभी 8 बिलियन पार कर चुकी है। याद करने का तरीका क्या होगा? ये लास्ट की दो डिजिट ध्यान रखो, 11 से डिविजिबल है, 99, 11, 22, 6, 7, 8। अभी 8 बिलियन दुनिया की आबादी है। बट 5 बिलियन, जो फिफ्थ बिलियन, 5 बिलियन डे जो होता है वो मनाया जाता है एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑन जुलाई 11, बिकॉज ऑन दिस डे इट वॉज फिफ्थ 5 बिलियन डे इसको कहा जाता है, जुलाई 11 1987। तो 87 में ध्यान रखिए, ये 87 में हुआ था, बट एस्टेब्लिशमेंट या जिस साल शुरुआत हुई पॉपुलेशन डे की वो 1989 होता है, राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड मलाबार एक्सरसाइज? मलाबार एक्सरसाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जो होती है वो क्वाड नेशंस के बीच होती है। किन देशों के बीच में? क्वाड कंट्रीज के बीच में। क्वाड कंट्रीज कौन से हैं? देयर आर 4, ऑब्वियसली 4 ही होंगे क्वाड है तो। फर्स्ट इज इंडिया, second is US, third is Japan, and fourth is ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो एक्सरसाइज जो थी बेसिकली इंडिया और यूएस के बीच में 1992 में स्टार्ट हुई थी। 2015 में से जापान ने ज्वाइन किया, और 2020 से इवन ऑस्ट्रेलिया हैज बिकम पार्ट ऑफ इट। तो दिस इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन 4 नेशन, क्वाड कंट्रीज, स्टार्ट इन 1992 with these two nations. Japan joined in 2015 and Australia joined in 2020. प्रेजेंट एक्सरसाइज जो हुई थी वो भारत में बे ऑफ बंगाल में हुई थी। इस साल जो एक्सरसाइज हुई है वो प्रेजेंटली बे ऑफ बंगाल में से कराया गया था। मलाबार नेवल एक्सरसाइज यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, प्रेजेंटली बे ऑफ बंगाल में इस साल अक्टूबर में इसे कराया गया था, है ना। ध्यान रखिए, क्वाड कंट्रीज जो होते हैं, क्वाड कंट्रीज कब बने? क्वाड कंट्रीज तो इन बारे में बात तो इनमें की गई थी 2007 में, बट 2017 में दीज 4 कंट्रीज केम टुगेदर। तो क्वाड कंट्रीज क्रिएटेड दिस ग्रुप इन ईयर 2017। 2017 में ये ग्रुप जो है वो स्टार्ट किया गया था। दिस टाइम इट वाज 28th एडिशन। देखिए, जब ये मलबा एक्सरसाइज की शुरुआत की गई तब क्वाड पिक्चर में नहीं था, केवल इंडिया एंड यूएस वर इन पिक्चर, बट देन लेटर ऑन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आल्सो ज्वाइंड इट। तो अभी इसको बे ऑफ बंगाल में कुछ समय पहले कराया गया था। डाचा इज द स्टेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर? अभी हमने डिस्कस किया, पीएम मोदी वेंट टू रशिया, उनको अवार्ड दिया गया। तो डाचा जो है ना वो रशिया के जो प्रेसिडेंट थे पुतिन, उनका आवास है ना। उनका एक आवास है, उसे डाचा कहा जाता है। और ये आवास पे उनके द्वारा एक मीटिंग हुई थी बेसिकली, तो वहां पर मतलब पीएम मोदी से वार्तालाप हुआ था। इट इज द रेयर ऑनर गिवन टू एनी वर्ल्ड लीडर, है ना। तो अहेड ऑफ होल्डिंग 22nd इंडिया रशिया समिट फॉर विच पीएम मोदी वेंट देयर, ही वाज अवार्डेड, है ना। उनको पुतिन ने अपने घर, डाचा इज द प्लेस, कंट्री होम उनका कहा जाता है ना, इन रशिया, और वहां उनको बुलाया था। ये जो ऑनर है एक तरीके से हर एक व्यक्ति को नहीं दिया गया, इतने लीडर्स को नहीं दिया गया। तो इट्स अ रेयर ऑनर रिजर्व बाय द रशियन प्रेसिडेंट फॉर ओनली अ हैंडफुल ऑफ विजिटिंग लीडर्स। बहुत कम लीडर्स को ये सम्मान वहां दिया गया बाय पुतिन। तो इट्स अ country home of Vladimir Putin, Russian president. Which country secured its position as the most affordable destination for expatriates? एक्सपेट्रिएट मतलब उस देश में दूसरे देश से आने वाले लोग, मतलब फॉरेन टूरिस्ट एक्सपेट्रिएट्स बोले तो, है ना। तो एक्सपेट्रिएट्स के लिए वियतनाम बिकेम द मोस्ट अफोर्डेबल डेस्टिनेशन रिसेंटली, है ना। वियतनाम जो है वो ये पहली बार नहीं हुआ। Vietnam has been consecutively fourth consecutive year Vietnam has topped this list of most affordable destination for expatriates. वियतनाम इज साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और वहां दूसरे देशों के लोगों के लिए बड़ी अफोर्डेबल, मतलब बहुत बेहतर, अफोर्डेबल एज वेल एज प्रॉपर सर्विसेज वहां पर जो है ना, टूरिस्ट सर्विसेज वहां पर दी जा रही है। तो वियतनाम फॉर द फोर्थ टाइम बिकेम मोस्ट अफोर्डेबल डेस्टिनेशन फॉर एक्सपेट्रिएट्स। क्या was recently is news? It is currency of Myanmar. It was in news because India and Myanmar decided to do business in each other's currency. जो होता है ना, कुछ हद तक ये डिसाइड किया गया। तो म्यांमार की करेंसी जो है वो क्या कहलाती है? चेस टीम अमेरिकन एम्बिट्स इसको ओन बाय, जो भी न्यूज में है, बिकॉज ही वेंट ऑन टू टेक रिटायरमेंट रिसेंटली, है ना। आर अश्विन इज द ओनर ऑफ दिस टीम।
it is co-owned by this R Ashwin. Na chess team American Gambits co-owned by R Ashwin, co-owner of American गैम्बिट्स, है ना। ये ऑफ स्पिनर हमारे जो अभी रिटायर हुए हैं, कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रिटायरमेंट घोषणा की, वो इसके कोनर हैं, है ना। एंड इट इज, मतलब जैसे आईपीएल होता है वैसे अपने आप में ये भी एक दिस ग्लोबल चेस लीग जो है, इट्स टेक महिंद्रा और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का इनिशिएटिव है, और उसमें एक टीम के कोनर आर अश्विन बने हैं। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। गौतम गंभीर आफ्टर Rahul Dravid got us World Cup. Gautam Gambhir has become the new captain. He is not that successful, at least at this point of time, but he is the new coach of Indian cricket team. Should be clearly remembered. In 2028 Los Angeles Olympics, cricket will be one of the games for which time? It should be time, you know, spelling शायद यहाँ गड़बड़ है। तो ध्यान रखिए कि देखिए अभी जो हुआ था ओलंपिक, दैट वाज इन पेरिस ओलंपिक अभी हुआ, अगला लॉस एंजलिस होगा, उसका अगला ओलंपिक जो होगा मेलबर्न होगा, नेक्स्ट हो सकता है 2036 भारत में हो। जो 2028 का लॉस एंजलिस ओलंपिक होने वाला है, ये 100 वर्षों के बाद में, 128 वर्षों के बाद में केवल दूसरी दफा, ओनली सेकंड टाइम इसमें क्रिकेट को इन्वॉल्व किया जाएगा, ओनली सेकंड टाइम। क्रिकेट वाज पार्ट ऑफ ओलंपिक्स इन ईयर 1900, 1900 में पहली और आखिरी दफा क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा हुआ था। एंड इसमें केवल एक मैच हो पाया था बिटवीन यूके एंड फ्रांस, और फ्रांस ने, सॉरी यूके ने ये मैच जीता था। only these two nations were part of it. That was the only time cricket became part of this Olympics. Now after 128 years, 128 वर्षों के बाद में, now in Los Angeles, cricket is going to become the part of Olympics again, है ना। और इसमें जो फॉर्मेट यूज किया जाएगा, जो फॉर्मेट होगा, दैट इज गोइंग टू बी द T20 फॉर्मेट। ये T20 फॉर्मेट में मैच वहां पर कराए जाएंगे। तो इट इज ओनली सेकंड टाइम व्हेन लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट ओलंपिक्स का हिस्सा बनेगा। इसके पहले आई टोल्ड यू 1900 में केवल पहली बार, मतलब दैट वाज द ओनली टाइम द क्रिकेट वाज पार्ट ऑफ इट। तो 2020 ओलंपिक्स ओनली सेकंड टाइम इट इज गोइंग टू बी। आई टोल्ड यू सबसे पहले डेब्यू किया था 1900 में, कौन सी दो टीम, ब्रिटेन एंड, या जीबी, हाँ ग्रेट ब्रिटेन या यूके, एनीवे बोल लीजिए उसको, तो जीबी एंड फ्रांस। ग्रेट ब्रिटेन वेंट ऑन टू विन द मैच। और कौन सा फॉर्मेट होगा, इट इज गोइंग टू बी T20 फॉर्मेट इन विच द मैचेस आर गोइंग टू बी played. So we may be having a better chance this time around. Then who was appointed as the chief de mission for India's Paris 2024 Olympic contingent? किनको बनाया गया था? ये पहले मैरीकॉम को बनाया गया, उनके द्वारा मना किया, रिजाइन किया गया। तो फिर गगन नारंग, जो अगेन ही इज आल्सो अ ओलंपिक मेडलिस्ट, उनको ही वेंट ऑन टू बिकम द चीफ द मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024 इंडियन कंटिजेंट। इंडिया पेरिस 2024 ओलंपिक कंटिजेंट जो थे, उनके चीफ, जो मिशन के चीफ जो बनाए जाते हैं, गगन नारंग को बनाया गया। ही इज ऑल्सो मेडलिस्ट। मैरीकॉम इसके पहले थी, उनके द्वारा मना किया गया, शी स्टेप डाउन। तो फिर गगन नारंग अगेन हु इज अ मेडलिस्ट, बिकॉज जो कोई मेडलिस्ट टीम को लीड करे ना, इट इज बेटर, दैट वाज थॉट बेसिकली। तो फिर इन्हीं को रिप्लेस किया गया था। Who carried the India's flag during opening ceremony of Paris Olympics? देखिए ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु, जो 2 दफा ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, और शरद कमल, जो 4 दफा ओलंपियन रह चुके हैं। ये जो हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होता है, वो जीत चुके हैं। ये 10 दफा इंडियन अपना चैंपियन रहे, नेशनल चैंपियन रहे हैं टेबल टेनिस में। ये दोनों को हमारी जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें इन दोनों को फ्लैग बेयरिंग के लिए चुना गया था। तो पीवी सिंधु and Sharad Kamal. I told you PV Sindhu 2-time Olympic medalist and Sharad Kamal 10-time national champion, है ना, and 4-time Olympian. So he was chosen for leading. He was chosen for being the flag bearer of the Paris Olympics for Indian contingent. ना, ये दो नाम जो है वो ध्यान रख लीजिएगा। 2020 के बाद में, 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स के बाद में, both a female and a male athlete as flag bearer during the opening ceremony has been accepted. तो इन दोनों को चुना गया था, है ना, ध्यान रखिएगा। How many Indian states have taken initiatives to improve the lives of platform-based gig workers? तो पहले गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर की हम बात करें। गिग का मतलब होता है आप जो जॉब कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ परमानेंट जॉब। मतलब गिग वर्कर्स की बात करें तो जो जोमेटो, ओला, उबर,
या कि स्विगी वगैरह की बात करें, जो हमारे जो जिनको हम लोग डिलीवरी पार्टनर्स कई बार बोल रहे होते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, ये जिन लोग को जॉब देते हैं, ये जॉब अपने आप में परमानेंट जॉब नहीं होती है। इनमें जो जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको जो बेनिफिट दिए जाते हैं, वो परमानेंट एम्प्लॉय वाले बेनिफिट उनको मिलते नहीं। उनकी जॉब टेम्पररी होती है, उनको अर्निंग होती भी है, तो इट्स नॉट सर्टन कि हाउ मच दे आर गोइंग टू अर्न एंड हाउ लॉन्ग दिस जॉब इज गोइंग टू कंटिन्यू। तो इट्स अ रिस्की प्रोपोजिशन एट टाइम्स। मतलब इन टर्म सम टर्म्स इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, बट इन other terms, for somebody who is doing these jobs ना, these jobs are not something a permanent job जिनको बोला जाए। तो गिग वर्कर्स की कई बार समस्याएं भी कई सारी होती हैं, इनके साथ कई बार अन्याय भी होता है। तो इनको ओवरऑल इनके साथ जस्टिस करने के लिए हाउ मेनी स्टेट्स हैव टेकन इनिशिएटिव? तो ओनली 2 स्टेट्स हैव टेकन इनिशिएटिव टिल डेट। सबसे पहले इट वाज राजस्थान, है ना, जिनके द्वारा एक बिल लाया गया था, और उसके बाद में नाउ इट इज कर्नाटका, you know, only these 2 states have taken steps at this point of time to improve the life of gig workers। केवल इन 2 स्टेट द्वारा थोड़ा प्रयास अभी किया गया है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट पब्लिश्ड अ ड्राफ्ट फॉर कंडक्ट प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल। इसके पहले तो राजस्थान जिनके द्वारा इसे लाया गया था। ये क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज who among the following has been appointed as the प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। अब नेपाल में प्राइम मिनिस्टर जो है ना, बारंबार चेंज हो रहे होते हैं। जितने नाम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक एक दफा तो एटलीस्ट, सॉरी सॉरी, रमेश चंद्र पटेल जो नाम दिया हुआ है, रामचंद्र पटेल, ये वहां के प्रेसिडेंट है ना। बट बाकी 3 का नाम देखें तो दे हैव बीन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ दिस नेपाल। तो अभी कौन प्राइम मिनिस्टर बने? अभी है केपी शर्मा ओली। इसके पहले कौन थे? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और उसके पहले कौन थे? शेर बहादुर देवबा। अभी केपी शर्मा ओली, इनका यहाँ आप इमेज देख सकते हैं, ही इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, है ना। और किनको रिप्लेस करके बने? कमल दहल को रिप्लेस करके केपी शर्मा ओली जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, और इनको वहां की नेपाली कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया है। तो इस कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट जो पार्टी होती है, उसके लीडर सपोर्टेड बाय नेपाली कांग्रेस हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। केपी शर्मा ओली नाम ध्यान रख लीजिएगा। रिलेक्टेड इज द सेकंड टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। उर्सुला वॉन डेर लेन जो है, दिस लेडी हैज बीन रीइलेक्टेड फॉर द सेकंड टर्म, है ना। क्या नाम है? उर्सुला वॉन डेर लेन has become the has been elected as the यूरोपियन पार्लियामेंट ने इनको रिलेक्ट किया हुआ है फॉर लीडिंग द यूरोपियन कमीशन, है ना, इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, है ना। 5 साल और नेक्स्ट 5 years के लगे इनको री इलेक्ट कर लिया गया। ध्यान रखिए, ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है यूरोपियन कमीशन को लीड करने के लिए। तो ध्यान रखिए, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट की चीफ अलग है ना। The next is who has been appointed as India's new ambassador to US। तो विनय कुमार क्वात्रा जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, रिटायरमेंट के बाद में यूएस के एम्बेसडर बना दिए गए, क्योंकि पोजीशन बहुत लंबे समय से रिक्त थी, है ना, वैकेंट थी। तो इंडिया अपॉइंटेड विनय कुमार क्वात्रा, रिसेंटली रिटायर्ड एज फॉरेन सेक्रेटरी, एज न्यू एम्बेसडर टू वॉशिंगटन यूएस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। लुकिंग एट द चेंजेस, इस तरीके से रिजीम चेंज अभी हुआ है, जिस टाइम वहां पीएम प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो उस ताल्लुक में इट्स इंपॉर्टेंट पोजीशन। जो 6 महीने से खाली थी, उसे अभी विनय कुमार क्वात्रा को दिया गया। इनके पहले ही हैज बीन, है ना, रिलेटेड टू, मतलब कई सारे केसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा, एक्सपीरियंस है, इस राइटली सो हैज बीन मेड द एम्बेसडर टू यूएस। इंटरनेशनल मून डे किस दिन मनाया जाता है? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th of July। किस दिन मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यह वह दिन है जिस दिन 1969 में, है ना, चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था। 4 दिन की, मतलब ये वहां 4 दिन की इनकी यात्रा रही थी। जुलाई, मतलब जुलाई 24 को वापस आ गए थे, जुलाई 20 को वहां पहुंचे थे। जो दिन होता है जिस दिन चंद्रमा पर पहला कदम रखा गया, उस दिन को इंटरनेशनल मून डे माना जाता है ना। ये मतलब चंद्रमा पर विजय प्राप्त की गई, एक तरीके से मान के चले। तो ये दिन जो होता है इंटरनेशनल मून डे, जुलाई 20th 1969, चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा, फर्स्ट स्टेप्स ऑन मून। 3 लोग जो कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एंड एडविन ऑल्ड्रिन, है ना। ये 2 नाम तुम सुनते, तीसरा बंदा भी वहां पर था, बट ही डिड नॉट स्टेप ऑन मून। तो 3 जो लोग इन्वॉल्व थे, अपोलो 11 मिशन था, है ना। लॉन्च हुआ जुलाई 16 को, पहुंचे जुलाई 20th को, वापस आते हैं जुलाई 24 को। ये क्लियर? तो ये जो दिन होता है, ये दुनिया भर में इंटरनेशनल मून डे की तरह मनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18th of July। मलाला डे 12 तारीख को, और मंडेला डे ऑन 18th of July। नेल्सन मंडेला, है ना,
बड़ा बड़ा नाम है। ये गांधी कहलाते हैं, साउथ अफ्रीका के गांधी इनको कहा जाता है। उनका जो बर्थडे होती है जुलाई 18th, इट इज टर्म्ड एज दी मलाला, सॉरी नेशनल, सॉरी इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, है ना, ये मनाया जाता है। इनका जो नाम था वो नेल्सन मंडेला नहीं था। नेल्सन जो नाम था ना, उनके उनके टीचर ने उनको दिया था। इस टीचर वेंट ऑन टू गिव द नेम नेल्सन टू। इनका नाम जो था ना, रोहिलाला मंडेला इनका नाम था। ये वहाँ की एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, है ना। इनके द्वारा वहाँ की जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, वो इनके द्वारा ज्वाइन की गई। इनको जेल में डाला गया था इन 1962। ही वाज अरेस्टेड फॉर 27 years ही वाज इन प्रिजन। 1990 में इनको छोड़ा गया। 94 में ही वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट, है ना, वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं। एंड 2013 में इनकी मृत्यु हुई थी, right? So this is the complete life story of Nelson Mandela. Important one, day is observed as Nelson Mandela Day, International Nelson Mandela Day on July 18th. है clear? वर्ल्ड चेस डे किस दिन मनाया जाता है? इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सेम डे, दैट इज जुलाई 20th, है ना। जो इंटरनेशनल मून डे वाला हमने डिस्कस किया, उसी दिन इंटरनेशनल वर्ल्ड चेस डे भी इसी दिन मनाया जाता है। 1966 में यूनेस्को ने इस दिन की डिक्लेयर किया था। उसके बाद से जो फिडे होता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ये इनको मनाते हैं। और ध्यान रखिए, जो चेस की बात करें, चेस होता है शतरंज, जो जिसकी शुरुआत भारत में चतुरंग के नाम से हुई थी 6th सेंचुरी में। यहाँ के बाद में दिस गेम फ्रॉम इंडिया इट वेंट टू ईरान, फ्रॉम ईरान इट वेंट टू यूरोप, फ्रॉम यूरोप में फिर इसमें परिवर्तन आते रहे। इसमें कई परिवर्तन हुए, इसमें कई सारे चेंजेस होते हैं। तो फ्रॉम इंडिया द गेम स्प्रेड टू पर्शिया, दैट इज ईरान। पर्शिया इज द अर्लियर नेम ऑफ ईरान। क्या हुआ था, 1935 में इसका नाम चेंज करके ईरान कर दिया गया था। पहले दिस कंट्री वाज नोन एज पर्शिया। तो पहले जो गेम था, इट वेंट टू पर्शिया। फ्रॉम पर्शिया, शतरंज जिसको बोलते थे, पर्शिया से इट वेंट टू इस्लामिक वर्ल्ड, से इट वेंट टू सदर्न यूरोप। वहां पर जो दूसरे देशों की बात करें, स्पेन इटली में पहुंचता है। स्पेन इटली से इसमें कई सारे चेंज आते थे। गेम अंडरवेंट वेरियस चेंजेस एंड बाय लेट 15th सेंचुरी ट्रांसफॉर्म इनटू मॉडर्न फॉर्म ऑफ चेस एज बी रिकॉग्नाइज्ड टुडे, है ना, राइट। इसके बाद देखें तो मॉडर्न गेम रूल जो बोलते हैं ना, 19th सेंचुरी में बनते हैं। चेस फेडरेशन की बात करें, 1924 में आता है। 1924 वर्ल्ड चेस फेडरेशन केम इनटू इफेक्ट। उसके बाद से इन्होंने रेटिंग देना स्टार्ट किया इन 1950 के आसपास। रेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया। ग्रैंड मास्टर सबसे बड़ी रेटिंग होती है, 2500 पॉइंट, जो ELO पॉइंट जो बोलते हैं। उसके बाद में ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है ना। गैरी कास्पारोव, विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, ये बड़े नाम जो है वो रहे हैं। तो डे जो होता है वर्ल्ड चेस डे, ऑब्जर्व ऑन 28th of July एवरी ईयर, 20 जुलाई को मनाया जाता है। करंट डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिटेड इंडिया। अब देखिए क्या होता है, जो पैसा आप डिपॉजिट करते हैं बैंकों में, उसमें अगर बैंक डूबता है या कुछ इश्यू होता है, तो आपको 5 लाख रुपए तक का पैसा जो आपका होता है वो इंश्योर्ड होता है। उसको समझिए कि इफ यू गॉट अमाउंट ऑफ 7 लाख रुपीज इन बैंक, एंड लेट्स से इट्स अ बैंक व्हिच लाइक, जो बैंक डूब गया है, तो आपका पैसा जो है 5 लाख रुपए तक का आपको वापस मिल सकता है। 7 लाख नहीं मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। इसका ये मतलब है कि आपके एक अकाउंट, आपके पास 10 लाख हो और आपने 2 अकाउंट में रखे हो, तो आपको 5-5 लाख दोनों अकाउंट से मिल जाते हैं, अगर 5-5 आपने रखे हो तो मैक्सिमम अमाउंट विच यू आर गोइंग टू गेट विच इज इंश्योर्ड इज 5 लाख रुपीज। तो हमारे देश में अमाउंट कितना होता है, ये 5 लाख रुपए होता है ना। तो डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट इन आवर नेशन इज 5 लाख रुपीज। और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? दिस वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर 1962। उस समय अमाउंट कम हुआ करता था, है ना। 1,500 अमाउंट था, 1 लाख बढ़ाया गया। करंटली इट इज 5 लाख। कौन देता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है, उन वो इस अमाउंट को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि बैंकों द्वारा जो पैसा है, इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह इनको दिया जाता है, और जब कुछ गड़बड़ होती है तो बैंक इनको इंश्योरेंस की तरह वो पैसा रिटर्न कर रहे होते हैं। तो इनिशियली इट वॉज 5 पैसे पर 100 रुपीज जो बैंकों द्वारा, अब उसको 12 पैसे पर 100 रुपीज कर दिया गया है, राइट। एंड दिस अमाउंट इज गिवन बैक टू द कस्टमर्स। अगर वो बैंक किसी स्थिति में डूबता है, गड़बड़ होती है, तो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है वो वापस किया जा सकता है। मतलब स्मार्टनेस इज, यू गॉट इनफ मनी, यू पुट इन डिफरेंट अकाउंट्स, तो 5 लाख रुपीज पर अकाउंट इट इज गोइंग टू बी गिवन बैक। इट्स नॉट पर पर्सन, it is per account. If you got 20 lakh rupees, put in 4 accounts, 5 lakh each, it will be insured. But if you got 20 and you put in one account only 5 can be given back to you in case of calamity. है clear? चलिए, आइकॉनिक वाघ नाग, जिससे अफजल खान को शिवाजी महाराज ने मारा था, है ना, वह बेसिकली इट वेंट टू, देखिए उसको पहले समझ लेते हैं। दिस इज द, ये जो होता है ना, इसे वाघ नाग कहा जाता है।
इसके द्वारा शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था, है ना। अब ये जो वाघनाग इसके द्वारा हत्या ये मारा गया था इनके द्वारा, वह हमारे देश में नहीं है। इट इज ऐसा कहा जाता है कि उसे यूके ले जाया गया था बाद में। तो यूके से इसे फिर से हमारे देश वापस लाया गया कुछ समय के लिए, और म्यूजियम में उसको वहां पर रखा जाएगा, है ना। तो वाघनाग टाइगर क्लॉज को बोलते हैं, यूज्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज, हैज बीन रिपेट्रिएटेड फ्रॉम लंदन टू महाराष्ट्र। इट वाज टेकन टू लंदन and from there that is being given to India for some time only, है ना। टेकन टू छत्रपति शिवाजी संग्रहालय सतारा में इसे रखा जाएगा, कुछ समय के लिए रखा जाएगा, फिर वापस इट इज गोइंग टू बी गिवन टू यूके बैक। तो वेपन हैज बीन ब्रॉट बैक बाय इंडियन अथॉरिटीज फ्रॉम लंदन विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम ऑन अ लोन फॉर अराउंड 3 years, है ना। और 3 साल के बाद में इट इज गोइंग टू बी repatriated to the UK again. It is our property, but somehow went to UK and they are, we need to return them back. How many followers has Prime Minister Modi crossed on social media? देखिए 100 मिलियन फॉलोअर्स ये पार कर चुके हैं। प्रेजेंट अगर देखा जाए तो इनके फॉलोअर्स की संख्या है 103 मिलियन ना। पीएम मोदी के फॉलोअर्स 103 मिलियन। दुनिया भर में अगर रैंक देखी जाए तो ही इज एट द 7th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स। एक्स पे बात कर रहे हैं, ट्विटर जो पहले कहलाता था एक्स पे। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स एक्स पे किसके हैं? एलॉन मस्क के, है ना। एलॉन मस्क नंबर 1, फॉलोड बाय बराक ओबामा, है ना। ओबामा के जो देखा जाए तो उनके फॉलोअर्स जो है वो सेकंड पोजीशन पर आते हैं। इनके जो है वो 204 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एलन मस्क के फॉलोअर्स कितने हैं? 204 मिलियंस। पीएम मोदी के फॉलोअर्स जो है वो 103 मिलियन। ही इज एट द 7th पोजीशन इन द वर्ल्ड। इसके बीच में रोनाल्डो एंड सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं। तो 103 मिलियन के साथ में वी आर एट द, पीएम मोदी इज एट द 7th पोजीशन, है ना। और बाकी इंडियन सेलिब्रिटीज का आपसे देखा जाए ना तो विराट कोहली 64.1, देन बाकी प्लेयर्स के ताल्लुक में इट इज नेमार एंड लिब्रॉन जेम्स वगैरह के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। पीएम मोदी क्रॉस 100 मिलियन इन मंथ ऑफ जुलाई, प्रेजेंटली 103 मिलियन फॉलोअर्स ही हैज गॉट, है ना। चलिए नेक्स्ट इज which political party in India has highest proportion of women MPs in current Lok Sabha? देखिए करंट लोकसभा में 74 MPs हैं, है ना। करंट लोकसभा की बात करें तो इट इज 18th लोकसभा, पहले तो इट इज 18th लोकसभा, है ना। कितने हैं वुमेन एमपीज की संख्या? 74। लास्ट लोकसभा में इट वाज 78, तो इट वेंट डाउन टू 74। और इनमें से 11 एमपीज के साथ में टीएमसी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब वो पार्टी इसमें सबसे ज्यादा महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना। तो ये हमारा आंसर जो होता है वो टीएमसी होगा, 38%, है ना। राइट, 18 लोकसभा, 74 एमपीज, 30% ऑफ ट्रिब्यूनल एमपीज दिस ईयर आर वुमेन। मतलब इन्होंने 12 एमपीज, 12 महिलाओं को इनके द्वारा टिकट दिया गया, जिसमें से 11 चुन करके आई हैं। तो 38% जो है उनकी टोटल जो संख्या है उनमें से 38% आर वुमेन एमपीज। राइट, तो ध्यान रखिए यहाँ पर 74 ओनली, वेंट डाउन फ्रॉम 78 टू 74, है ना। बट वो महिला आरक्षण अधिनियम जब लागू होगा उसके बाद में संख्या जो है वो ऑब्वियसली बढ़ने वाली है। साइंटिस्ट कंफर्म किए वन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो मून पर, जहां पर, जिस जगह पर वो नील आर्मस्ट्रांग वगैरह ने जहां पर एंट्री की थी ना, वहीं पर करीब उसके आसपास या माना गया है ना। साइंटिस्ट कंफर्म किया ऑन द मून क्लोज टू वे नील आर्मस्ट्रांग वाज ऑलरेडी लैंडेड 55 इयर्स अगो, जो हमने डिस्कस किया था अभी 28 जुलाई वाला। वहां पर दैट प्लेस इज टर्म्ड एज सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। 400 किलोमीटर फ्रॉम दैट प्लेस देव गॉट अ केव। केव वहां पर मतलब गुफा मानी गई। गुफा कैसे बनी है? तो गुफा बनी है वहां पर दिस दिस जो लावा होता है ना, लावा ट्यूब जो है ना, उसके फॉर्मेशन के कारण पर एक गुफा वहां पर मून पर कुछ समय पहले पाई गई। इन द सेम एरिया वेर इन 55 years बैक इन 1969, 20 जुलाई 1969 को जहां पर इन्होंने लैंड किया था, उसके आसपास ही सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी दैट प्लेस इज टर्म्ड एज, और वहीं पर ये केव जो है, चंद्रमा पर एक गुफा जो है वहां पर इनके द्वारा खोजी गई है ना। फाइंडिंग सजेस्ट हंड्रेड्स ऑफ पिट्स ऑन मून एंड थाउजेंड्स ऑफ लावा ट्यूब्स, और लावा ट्यूब्स के कारण पर ये गुफा वहां पर बनी है। Who are the two Indians inducted into the International Tennis Hall of Fame में? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जो हैं इनको दिस टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया। बोथ आर इंडियन ग्रेट्स एंड दे हैव बिकम पार्ट ऑफ द टेनिस हॉल ऑफ फेम। मतलब जिसमें बड़े प्लेयर जो होते हैं उनका, उनमें इनको इंक्लूड किया गया है। लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज फ्रॉम इंडिया। विजय अमृतराज को एज ए कॉन्ट्रीब्यूटर कमेंटेटर एंड लिएंडर पेस को एज ए प्लेयर इट हैज बीन, ही हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस टेनिस हॉल ऑफ फेम। लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज।
चांदीपुरा वायरस वर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? देखिए कहाँ पाया गया, अभी तो अभी ये पाया गया था गुजरात में, है ना, पाया गया था गुजरात में कुछ समय पहले। दिस वायरस फाउंड इन गुजरात। और ये जो लैब होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब जो होती है, उनके द्वारा इसको कंफर्म किया गया था। चांदीपुरा जो जगह है वो महाराष्ट्र में है, बट अभी जो ये पाया गया था, इट वॉज फाउंड इन गुजरात सम टाइम बैक। In which state India's longest and largest urban tunnel project was inaugurated recently in the state of Maharashtra? है ना, कहां पर इंडिया लॉन्गेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट द थाने बोरीवली ट्विन टनल वाज इनॉग्रेटेड सम टाइम बैक, इनॉग्रेट किया गया, डेवलप बाय मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमएमआरडी द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। तो इट वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन महाराष्ट्र। Sorry, question is Ladla Bhai Yojana. Again, the answer for this question is also Ladli Behna Yojana, Ladla Bhai Yojana. Both belongs to state of Maharashtra only. अभी चुनाव के पहले डिक्लेयर किया गया। Who is the first woman officer from the corps of Army Air Defense to be operationally deployed at the सियाचिन ग्लेशियर? तो सियाचिन ग्लेशियर में पहली वुमेन ऑफिसर जो बनी है वो है सुप्रीता सीटी। कैप्टन सुप्रीता सीटी became the first woman officer from Corps of Army Air Defense to be appointed as सियाचिन ग्लेशियर, है ना। सियाचिन ग्लेशियर का जब जिक्र होगा ध्यान रखिए, ऑपरेशन मेघदूत भारत द्वारा लॉन्च किया गया था इन 1984, है ना, व्हेन पाकिस्तान, है ना, उस समय उनसे ऑपरेशन मेघदूत, ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर। तो वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर जहां पर दिस हमारी टुकड़ी वहां पर होती है, सियाचिन ग्लेशियर, कैप्टन सुप्रीता सीटी, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड देयर, है ना। नेक्स्ट इज whom the following has written the Hillbilly Elegy? Hillbilly Elegy is written by J.D. Vance, जो कि अभी वहां के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। मतलब प्रेसिडेंट इलेक्ट इन द सेंस कि इनको रनिंग मैट की तरह ट्रम्प द्वारा चूज किया गया था। तो जेडी वॉन्स के द्वारा लिखी गई बुक है हिलीबिली एलिजी। ये बुक अभी नहीं लिखी इन्होंने, बट दिस बुक इज इन न्यूज। व्हाई इज इन न्यूज? बिकॉज इनके द्वारा व्हेन ही वाज ओनली 31 इयर्स ओल्ड, तब इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी, है ना। 31 years he was 31 published when he was 31 years old. Now he is the president, vice president elect of America. उनके द्वारा उस समय किताब लिखी गई थी। बेसिकली इट इज अबाउट द प्लेस वेर ही बिलोंग्स टू, द अमेरिका वेर ही बिलोंग्स टू, है ना। जो उनके ताल्लुक में इनके द्वारा ये किताब लिखी हुई, जो अर्लियर लेबरर्स, शेयर क्रॉपर्स, माइनर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स, जो उनको कहा जाता था, तो उनकी उस समय की स्थिति के ताल्लुक में किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। दिस बुक वाज इवन रिकमेंडेड बाय बराक ओबामा, है ना, उनके द्वारा इस बुक को रिकमेंड किया गया। दो बराक ओबामा इज अ डेमोक्रेट, राइट, बट उनके द्वारा इस बुक को रिकमेंड किया गया था। हिली बिली एलिजी, बुक रिटन बाय जेडी वांस। जेडी वांस इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट, जो है वो प्रेजेंट है वहां के, तो ही इज गोइंग टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट नाउ। कारगिल विजय दिवस हमारे देश में कब मनाया जाता है? इट इज ऑब्जर्व ऑन 26 जुलाई एवरी ईयर। कारगिल जो वॉर थी वो 1999 में, मई जुलाई 1999 में लड़ी गई थी, है ना। कारगिल इज अ प्लेस इन जम्मू कश्मीर। वहां पर पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स, जो कि बेसिकली पहले माने थे मिलिटेंट्स थे, बट बाद में मालूम पड़ा कि इट वाज पाकिस्तान आर्मी जिनके द्वारा वहां इन्फिल्ट्रेशन किया गया था। तो मई एंड जुलाई 99 में वॉर लड़ी गई थी। 26 जुलाई को हमने इस पर विजय प्राप्त की। ऑपरेशन विजय हमारे द्वारा इसके ताल्लुक में लॉन्च किया गया था, और जो दिन है जिस दिन ये विजय प्राप्त की थी, उस दिन को हमारे देश में ऑफिशियली कारगिल विजय दिवस की तरह मनाया जाता है। द वॉर ऑफिशियली केम टू एन ऑन 26 जुलाई 1999, है ना, जिस पर हमारे द्वारा कारगिल रीजन पे कंट्रोल किया गया, एंड द डे इज ऑब्जर्व्ड एज कारगिल विजय दिवस की तरह इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स डे किस दिन मनाते हैं? तो 24 जुलाई इज ऑब्जर्व्ड एज इनकम टैक्स डे इन आवर नेशन, क्योंकि 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन द्वारा इनकम टैक्स लगाया गया था। जेम्स विल्सन इज ऑल्सो टर्म्ड एज फादर ऑफ बजट इन आवर नेशन, है ना। इनके द्वारा 1957 की जो लड़ाई थी, उसके बाद में 1857 की थोड़ी जो लड़ाई थी, उसके बाद में भारत से बदला लेने की भावना से, मान के लीजिए नुकसान को कवर करने की भावना से, इनके द्वारा हमारे यहाँ तब पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था, है ना। 1860 जेम्स विल्सन ही इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स इन आवर नेशन, है ना। तो 24 जुलाई इन इंडिया इज टर्म्ड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इनकम टैक्स इन आवर नेशन। इनकम टैक्स डे इस दिन मनाया जाता है ना। इन्हीं के द्वारा हमारे देश में पहला बजट भी लाया गया था। फर्स्ट बजट जो था वह भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था। तो ही इज ऑल्सो टर्म्ड एज द फादर ऑफ बजट इन आवर नेशन, है ना। तो बजट, इनकम टैक्स बोथ was brain child of जेम्स विल्सन एंड नेशन 1860 में इनके द्वारा
लाया गया था। Sori Airlines was in news because of one incident which happened in Nepal. नेपाल की एयरलाइंस होती है सोरिया एयरलाइंस, है ना, वहां पर कई सारे ऐसे इंसिडेंट बीच में हुए, एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं. That was in news. Sori Airlines belong to Nepal only. How many sites from India are recognized by UNESCO as the World Heritage Site, including the latest मोदियम जो वहां होते हैं असम के, उनको इंक्लूड किया गया है. देखिए समझिए, 700 ओल्ड बरियल सिस्टम जो वहां पर आसाम का यूनिवर्सिटी का होता है, उसको इंक्लूड किया गया हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में. इट वाज द 43rd साइट. जो इंपॉर्टेंट साइट होती हैं, ये नेचुरल साइट्स हो सकती हैं, ये कल्चरल इंपॉर्टेंस की साइट्स हो सकती हैं, मिक्स साइट्स हो सकती हैं. तो टोटल 43rd साइट इट बिकेम फ्रॉम आसाम, है ना, वहां से इसको इंक्लूड किया गया है. राइट. तो इंडिया की अगर आपसे पोजीशन पूछते हैं तो भारत छठे स्थान पर आता है. India is at the sixth position with 43 World Heritage Sites in our nation. Right? सबसे ज्यादा साइट जो होती हैं वो इटली में है. सबसे ज्यादा पूछा जाए, इटली में सबसे ज्यादा साइट्स होती हैं, है ना. इटली, चाइना, स्पेन, फ्रांस के बाद में फिर हमारा नंबर आता है. तो इटली में सबसे ज्यादा साइट्स हैं. हमारी पोजीशन जो यहाँ पर आती है 43rd पोजीशन पर आती है ना. और लेटेस्ट साइट जो थी वो कुछ समय पहले, दिस प्लेस हैज बीन इंक्लूडेड एज द 43rd साइट फ्रॉम इंडिया, है ना. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू दिस ओनली, पॉपुलर नोन एज इंस्टाग्राम आइलैंड सेंटोरिनी बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, है ना. ये इंस्टाग्राम आइलैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट जाते हैं. तो टूरिस्ट को इवन इट हैज बिकम प्रॉब्लम फॉर देम. तो ये जो है, दिस प्लेस बिलोंग्स टू ग्रीस, है ना. सेंटोरिनी आइलैंड, यहाँ की जो आइकॉनिक इमेज होती है, सनसेट व्यू फ्रॉम क्लिफ टॉप विलेज ऑफ ओया, ये वहाँ की आइकॉनिक इमेज है. एंड दे रिसीव्ड अराउंड 32.7 मिलियन विजिटर्स इन 2013 ओनली, है ना. और इनमें से जो 3.4 मिलियन, मतलब ग्रीस में जितने विजिटर्स आते हैं उसमें से 10% जो है ना इस जगह पे ही गए थे. राइट. तो इट हैज बिकम इन अ वे प्रॉब्लम फॉर देम. तो रिस्ट्रिक्ट द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रिवेंट द ओवर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इट वाज अ न्यूज. लिमिटिंग क्रूज शिप पैसेंजर्स टू 8,000 पर डे इनके द्वारा कर दिया गया. राइट. मतलब ओवर टूरिज्म को बचाने के लिए दिस प्लेस वाज इन न्यूज. एंड दिस इज नोन एज सेंटोरिनी आइलैंड. इंस्टाग्राम आइलैंड इसको कहा जाता है. इट इज इन ग्रीस ओनली. Then, in which country was India's first overseas जन औषधि inaugurate? जन औषधि प्रोग्राम जो हमारे चलता है ना, इसमें कम कीमत पर औषधियां प्रोवाइड की जाती हैं, दवाइयां प्रोवाइड की जाती हैं. तो पहली बार मॉरिशस बिकेम द कंट्री वेर इन आर ओवरसीज जन औषधि केंद्र, जहां पर कुछ समय पहले इनॉग्रेट किया गया. Was elected as the IOC member from India, re-elected. So Neeta Ambani went on to get re-elected as the IOC member from India some time back. Now she went on to win 100% vote. So re-election इनका हुआ है. Neeta Ambani should be the answer here. Then how many properties across India are currently termed as enemy property? तो पहली चीज तो enemy property होती क्या है? People who left India to Pakistan and China, है ना. China after 1962 war, and Pakistan after no partition after 1965 war, है ना. ये इसके इस वॉर के बाद में वो लोग जो हमारे देश को छोड़कर चले गए, उनकी प्रॉपर्टी जो बची है उनको एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाता है. तो इनकी संख्या टोटल जो है दैट इज अराउंड 12,611. मैक्सिमम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज बिलोंग टू उत्तर प्रदेश ओनली ना. आधी प्रॉपर्टी करीब उत्तर प्रदेश में होती है. ये जगह यहाँ पर दी हुई है. इसके बाद में इट इज वेस्ट बंगाल. एंड ये रेफर टू कंट्री दैट हैव कमिटेड एग्रेशन एंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट इंडिया, एंड पीपल हु लेफ्ट इंडिया टू दीज प्लेसेस आर, उनकी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा यूपी में होती हैं. हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर देयर? 12,611 प्रॉपर्टीज आर देयर, है ना. चलो, who is the chief economic advisor to government of India? तो अभी वी अनंत नागेश्वर इज द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं वो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो इनके द्वारा बनाया जाता है ना. तो वी अनंत नागेश्वरन, वन लाइनर, सिंपल याद कर लीजिएगा. टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट इज अराउंड 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है फॉरेस्ट कवर, जो कि हमारी जोग्राफिकल एरिया का 21% अराउंड होता है. क्लियर. तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के अनुसार बाइनल असेसमेंट जो होता है उसमें हमारा जो फॉरेस्ट कवर है इट इज 713,789 किलोमीटर. राइट. ओनली 21%, जो अराउंड 33% के अराउंड आइडियली एक देश में होना चाहिए, हमारा जो है वो 21% के अराउंड होता है. नेक्स्ट इज मुंबई फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे स्टेशन विल बी कॉल्ड एक्वा लाइन ना. एक्वा लाइन, सॉरी, एक्वा लाइन उसको कहा जाएगा. फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, है ना. इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज एक्वा लाइन, उसको बोला जाने वाला है. क्लियर.
covers 33 kilometer, 33.5 kilometers from RA colony to Kafred. The western Mumbai से Kafred की तरफ बनेगा. 27 stations. Some of the stations given over here. Till it is going to east travel and reduce the traffic congestion in time to come. तो पहला मुंबई का ये underground metro termed as Aqualine in time to come. It is going to be there. At least from which country you have been banned to participate in games. Games मतलब ये हम लोग यहाँ पर ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं. किन देश के एथलीट्स को पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया था? तो इट इज रशिया एंड बेलारूस, है ना. क्यों? बिकॉज रशिया हैज बीन अग्रेसर, दे वेंट ऑन टू अटैक. इनके द्वारा अटैक कर दिया गया था यूक्रेन पर, तो उनको इन बैन लगा दिया. बेलारूस के प्लेयर्स को बैन लगा दिया. तो रशिया एंड बेलारूस आर द टू कंट्रीज हु आर बैंड टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स. नेक्स्ट इज विच स्टेट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू असाइन द मॉनेटरी वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज. तो कौन सा स्टेट है यहाँ पर? यहाँ करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए शुड बी उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू करंटली असाइन द मॉनेटरी वैल्यूज टू द नेचुरल रिसोर्सेज. एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल को इनके द्वारा ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट की तरह मॉनेटरी वैल्यू में तब्दील करके देखा जा रहा है. तो उत्तराखंड इज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज these natural resources, air, water, forest and soil is the in terms of the monetary value. Next is Meghalaya has become the only second country, state to have their own OTT platform. इसके पहले it was Kerala, है ना, and now Meghalaya has become the only second state to have their own OTT platform. यहाँ देख लीजिए केरला का OTT platform is termed as C-Space and मेघालय ने अपना हेलो मेघालय OTT platform जो है ना वो लॉन्च किया कुछ समय. तो they have become the only second state in India to have their own OTT platform. And the last question is who went on to replace Rishi Sunak as British PM? देखिए वो लेबर पार्टी के कीर स्टैमर जो हैं from Labour Party has become the new PM of Britain, है ना. Keir Starmer from Labour Party has become the new Prime Minister of Britain some time back. Clear? So these were the important 50 questions in today's version, today's session. We are going to come up with the more questions in time to come. For that time, thank you very much. We are going to meet shortly again. Thank you very much.